क्या दिल्ली हाईकोर्ट के इन दो जजों को सजा मिलने वाली है? क्या सुप्रीम कोर्ट इन्हें इनके हालिया आदेश को लेकर सस्पेंड करेगा या फिर कोई अन्य सजा मिलेगी? जी हां, हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने पूर्व भाजपा नेता और विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को न सिर्फ बेल दिया बल्कि उनकी सजा को निलंबित कर दिया। अब आपके मन में आ रहा होगा कि जज के फैसले को चुनौती दी जा सकती है, कोई फैसला देने के लिए जज को सजा कब से मिलने लगी? यदि आपके दिमाग में ऐसा आ रहा है तो लगता है आप हमें नियमित रूप से देखते नहीं हैं जी। अभी 4 दिन पहले ही हमने आपको बताया था ना कि कैसे एक जज को उनके न्यायिक आदेश के लिए सजा दी गई और सजा पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने लंबी चौड़ी बात कही थी। उन्होंने यहां तक कह दिया कि रिटायरमेंट से ठीक पहले जज साहब लोग छक्का लगाने लगते हैं। उस पूरे मामले को याद करते हुए इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे कि यदि लोअर कोर्ट के जज को सजा दी जा सकती है, सस्पेंड किया जा सकता है, तो हाई कोर्ट के जज को काहे नहीं? क्योंकि सेंगर मामले में इन दो मिलाडों ने जो किया है और जो तर्क दिया है उस पर ढेर सारे सवाल हैं। पिछली ही वीडियो में हमने विस्तार से बताया था कि इन लोगों ने लोक सेवक शब्द को पकड़ा, यानी विधायक लोक सेवक है कि नहीं, यह सवाल है। तो आइए आज हम फावड़ा उठा के इतिहास खोदते हैं और देखते हैं कि इतिहास में वो कौन कौन से उदाहरण हैं जो दिल्ली हाईकोर्ट के इन मिलाडों को कहीं न कहीं गलत साबित करते हैं। और बड़े बड़े उदाहरण दूंगा, छोटा मोटा नहीं। उधर लाइव लॉ ने भी इस मामले में बड़ी जोरदार रिपोर्टिंग किया है, वो भी देखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण मामला यह है कि पिछले दिनों दिल्ली हाईकोर्ट सर्कल में एक 13 पन्ने का लेटर वायरल हुआ था। जानते हैं इस लेटर में क्या था? इस लेटर में था कथित रूप से जजों का रेट, किस काम के लिए कौन से मिलाड कितने में बिकते हैं, कितने में अपना जमीर बेचते हैं और कितने में बेचा है, कितने में किसको बेल मिली, कितने में कौन सा मामला कहां ट्रांसफर हुआ, इस तरह की चीजें लिखी गई। ऐसे ऐसे खुलासे थे जिन्हें सुनकर इस कड़ाके की ठंड में भी आपके माथे से पसीना टपकने लग जाएगा। 15 लाख वाली गारंटी है। इस लेटर वाली कहानी को विशेष ध्यान देकर सुनिएगा। उधर हमारे विश्वगुरु ने एक बार फिर से अपने चेले चपाटों को जूता भिगा भिगा के मार दिया है। जी हाँ, हुजूर ने साबित कर दिया है कि वो आरएसएस के पक्के वाले हैं। इसके साथ ही बात करेंगे कि भारत की मीडिया में, भारत की न्यायपालिका में और पूरे सिस्टम में, भारतीय समाज में जाति का जहर कितना गंभीर है। एक वक्त में जो काम यूपी की मुख्यमंत्री बहन जी ने किया था तो उन्हें अरबों गालियां दी गई। मीडिया से लेकर न्यायपालिका तक सब टूट पड़े थे। आज वही काम अगड़े समाज से आने वाले यूपी के मुख्यमंत्री कर रहे हैं, अगड़ों के लिए कर रहे हैं। तब न तो कोई आलोचना कर रहा है, न ये बातें अदालत तक जाएंगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं आपके टैक्स के पैसे से बनी बड़ी बड़ी मूर्तियों की। इन सभी मुद्दों पर एकदम तगड़ी वाली चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, इसलिए आखिर तक देखिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कल की इस वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे इन दोनों जजों की पीठ ने कह दिया कि सेंगर को जो सजा सुनाई गई वो पब्लिक सर्वेंट के रूप में दी गई थी, मगर कुलदीप सेंगर पब्लिक सर्वेंट है या नहीं है, ये कैसे माना जाए कि है? यानी कोर्ट ने विधायक को पब्लिक सर्वेंट मानने से इनकार कर दिया। बाकी पूरी कहानी विस्तार से हमने इस वीडियो में समझाया है, देख लीजिएगा। पहले इधर सुनिए। मोटा मोटी मामला यही हुआ कि लोक सेवक के रूप में आजीवन कारावास की सजा मिली थी, लेकिन अगर सेंगर को लोक सेवक नहीं माना जाता है तो अधिकतम सजा 7 साल की होती और उतनी सजा ये व्यक्ति काट चुका है, यानी अब ये जेल से बाहर रह सकता है। सीधा सीधा मामला यह है। मगर सवाल यह है कि लोक सेवक क्यों न माना जाए? आइए जरा इतिहास खोदते हैं। आईपीसी की धारा 21 के अंतर्गत लोक सेवक को परिभाषित किया गया है। इस धारा में उन तमाम श्रेणियों के व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है जिन्हें कानून द्वारा लोक सेवक माना जाता है। इसमें सरकारी कर्मचारी, जज, न्यायालय के अन्य अधिकारी और सार्वजनिक कर्तव्यों के प्रशासन में शामिल बहुत सारे लोग शामिल हैं। यानी सरकारी अधिकारी जैसे सरकार की सेवा में कार्य करने वाला कोई व्यक्ति हो, चाहे वो सरकार द्वारा नियुक्त किया गया हो या फिर किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा नियुक्त किया गया हो। यानी न्यायिक अधिकारी आप जानते हैं, सैन्य अधिकारी भी जानते हैं, पुलिस अधिकारी भी जानते हैं। अगला नंबर है लोक अधिकारी का, यानी वे लोग जिन्हें सरकारी कार्यालय या सार्वजनिक संस्था से संबंधित सार्वजनिक कर्तव्यों या जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त किया जाता है। अब एकदम आसान भाषा में समझिए कि ये जो विधायक हैं इन्हें भी जनता के टैक्स के पैसे से तनख्वाह मिलती है, मोटी मोटी पेंशन मिलती है। इसके अलावा तमाम तरीके की भत्ता और बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं। वो सब कुछ किसके पैसे से? जनता के पैसे से। तथा सरकारी कर्मचारी को भी जनता के पैसे से सब मिलता है, तनख्वाह वगैरह, पेंशन वगैरह। और समझिए, देश में विधायक और सांसद
सांसद ही तो कानून बनाते हैं। कानून किसके लिए? जनता के लिए। यानी एक व्यक्ति जो जनता के मुद्दों पर जनता के बीच जाता है, जनता के वोट से चुनकर आता है, जनता के टैक्स के पैसे से उसे तनख्वाह और पेंशन मिलती है, सारी सुविधाएं मिलती हैं, और वो जनता के लिए ही काम करता है। अब कम से कम कागजी तौर पर तो करता ही है। अगर उसे लोक सेवक नहीं मानेंगे तो किसे मानेंगे? अब जरा कुछ मामले देख लीजिए। सबसे पहले 1997 का लालू प्रसाद यादव बनाम बिहार राज्य का मामला देखिए। तत्कालीन मुख्यमंत्री थे ये। लालू यादव पर चारा घोटाले का केस था, सरकारी धन के दुरुपयोग से जुड़ा मामला था और एक लोक सेवक के रूप में उनकी स्थिति दर्ज की गई। इस मामले ने यह स्थापित किया कि मुख्यमंत्री जैसे सार्वजनिक पद धारण करने वाले व्यक्ति आईपीसी की धारा 21 के तहत लोक सेवकों की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। अब सवाल यह है कि मुख्यमंत्री बनता कौन है? तो भैया मुख्यमंत्री बनते हैं विधायक, और बिना विधायक बने हुए अगर कोई मुख्यमंत्री बना भी दिया जाए तो 6 महीने के भीतर उसे विधायक बनना ही होता है, वरना इस्तीफा देना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि जब एक मुख्यमंत्री लोक सेवक है और मुख्यमंत्री बनने के लिए विधायक होना जरूरी है, तो विधायक लोक सेवक कैसे नहीं है? दूसरा केस देखिए 1981 का, उससे भी पुराना। महाराष्ट्र राज्य बनाम केशव बाबूलाल पाठक। यहां लोक सेवक पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप लगाया गया था और न्यायालय ने माना कि सार्वजनिक पद पर कार्य करने और सार्वजनिक प्रकृति के कर्तव्यों से संबंधित व्यक्ति पर इससे संबंधित कानूनों के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। ऐसा ही केस था 1984 का RS नायक बनाम AR अंतुले का। मुख्यमंत्री रहने के दौरान अपने कार्यकाल में ही इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और सुप्रीम कोर्ट ने लोक सेवक शब्द के व्यापक दायरे पर चर्चा करते हुए इस बात पर जोर दिया था कि सार्वजनिक अधिकार या सार्वजनिक जिम्मेदारी के पद पर आसीन कोई भी व्यक्ति लोक सेवक कहा जाएगा। फिर से सुनिए, सार्वजनिक अधिकार रखता हो या सार्वजनिक जिम्मेदारी यदि किसी व्यक्ति के पास है तो उसे लोक सेवक कहा जाएगा। लोक का मतलब लोग यानी जनता, जनता का सेवक। तो आपने देख लिया दो मुख्यमंत्रियों का मामला, और खुद सुप्रीम कोर्ट ने 1984 में ही लोक सेवक शब्द की व्यापक चर्चा करते हुए कह दिया कि कोई भी व्यक्ति जो सार्वजनिक अधिकार रखता है या सार्वजनिक जिम्मेदारी वाले पद पर है उसे लोक सेवक माना जाएगा। इसके अलावा कई अन्य मामले भी हैं, हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। यदि आप न्यायिक क्षेत्र से जुड़े हैं, वकील वगैरह हैं, तो वीडियो को पॉज करके यानी रोक के पढ़ लीजिए, जानकारी मिलेगी। कुछ लोगों को यह भी लग सकता है कि आप वकीलों से ढेर जानते हैं क्या? जी नहीं, हम नहीं जानते हैं, लेकिन आप ही लोग बताते हैं कि वीडियो देखकर बहुत कुछ जानने समझने को मिलता है, और कई तो ऐसी चीजें मिल जाती हैं जिन्हें हम शायद ही कभी ढूंढ पाते या ढूंढते या पढ़ते। असली मसला है रिसर्च का। एक तो ये सारे उदाहरण आपने देख लिया। अब लाइव लॉ की, जिनकी कानून संबंधी हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट संबंधी तमाम खबरों के माध्यम से हम आए दिन चर्चा करते हैं, यहां पर जो रिपोर्ट आई है उसे भी देखिए। इन्होंने तो हेडलाइन ही लिख दिया है कि उन्नाव मामले में कुलदीप सिंह सेंगर की सजा का निलंबन कानूनी रूप से गलत और समस्याओं से भरा हुआ है। इन्होंने साफ साफ लिखा है कि लोक सेवक शब्द की शाब्दिक व्याख्या का पालन करते हुए इस केस में अपराध की गंभीरता को नजरअंदाज कर दिया गया, मामले को छोटा बना दिया गया। इन 2 जजों के द्वारा इस रिपोर्ट का भी ज्यादातर स्क्रीनशॉट हम आपको दिखा रहे हैं, विस्तार से पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए। कंक्लूजन यही है कि दिल्ली हाईकोर्ट के इन 2 मिलाडों ने जो किया है, जो आदेश दिया है, उसमें बहुत लंबा चौड़ा झोल नजर आता है, और उन लोगों को कुछ ज्यादा ही झोल नजर आएगा जो देश भर की अदालतों और खासकर दिल्ली हाईकोर्ट के पिछले कुछ सालों के आदेशों और फैसलों को बारीकी से देखेंगे। बारीकी से देखने के साथ साथ जब आप जस्टिस वर्मा के घर पर मिले करोड़ों के जले हुए नोट की कहानी को याद करेंगे और फिर उन्हें चौतरफा इधर उधर से बचाने की स्टोरी को याद करेंगे तो समझ में आएगा कि यहां कुछ नहीं, बहुत कुछ गड़बड़ है। दया आपको याद दिला दें, कल ही हमने दिखाया था कि सुप्रीम कोर्ट के टॉप अधिवक्ताओं में से एक प्रशांत भूषण ने लिखा कि एक वक्त में दिल्ली हाईकोर्ट देश के सबसे अच्छे हाईकोर्ट्स में से एक था, मगर अब सबसे भ्रष्ट हाईकोर्ट्स में से एक हो गया है। अब जैसे ही कल मैंने इनका ट्वीट पढ़ा और सोशल मीडिया पर इस तरह की चर्चा देखा कि जब 15-15 लाख के जमानतदार मांगे गए हैं और खुद सेंगर को 15 लाख देना है तो अंदरूनी खेल कितना बड़ा होगा, यानी कितने गांधी छाप लगे होंगे। तो इन सारी चीजों को देखते हुए मेरे दिमाग में वो PDF दौड़ने लगा जो पिछले दिनों हमारे पास भी आया था। तारीख थी 5 नवंबर 2025 की। ये लेटर दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के नाम लिखा गया था। अब आप लेटर की बातों को जानने के लिए जल्दी आ रहे होंगे तो जान लीजिए, बहुत सारे न्यायिक अफसरों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए थे। दिल्ली की अदालतों के भीतर कहा गया कि कुछ पर तो कार्रवाई हुई, लेकिन कई सारे बचे हुए हैं। जब तक उन पर कार्रवाई नहीं होगी सुधार नहीं होगा। उस लेटर में कई जजों के घरों पर जांच एजेंसियों के छापा मारने की चीजें भी लिखी गई हैं। यानी हाल में हमने जस्टिस वर्मा के यहाँ तो देखा कि नोट पकड़ाया, लेकिन बहुत सारे जजों के यहाँ जांच एजेंसियों ने छापेमारी की। यहाँ पर बहुत सारे जजों के ऊपर करोड़ों रुपए की वसूली करने का आरोप लगाया गया था। केस ट्रांसफर के लिए 50-50 करोड़ के
लेन देन यानी घूस के आदान प्रदान के आरोप लगाए गए थे। एक बड़ी कंपनी का हजारों करोड़ का केस था। उस मामले में किसी बिटकॉइन के मामले में अरबों का मामला था, वहां भी बेल देने के लिए मोटी रकम के लेन देन की चर्चा की गई थी। किसी मर्डर केस में करोड़ों के लेन देन की चर्चा थी, यानी 13 पन्ने का लेटर अरबों रुपए के घूस के लेन देन का दावा कर रहा था, वो भी खाली दिल्ली में। और उसमें बाकायदा बहुत सारे जजों का नाम मेंशन था, नाम के साथ, कि किस जज ने किस केस में किससे कितना पैसा लिया और वो केस कितने का मामला था, किस तरह का मामला था। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं वो लेटर दिखा क्यों नहीं रहा हूं, जजों के अधिकारियों के नाम बता क्यों नहीं रहा हूं। तो मसला ये है क्योंकि किसी ने खुलकर इस लेटर की जिम्मेदारी नहीं ली थी। कुछ लोगों ने कहा कि अफवाह है, और फिर हमारे पास तो व्यक्तिगत रूप से कोई सबूत है नहीं कि हम बड़े बड़े जजों पर, मिलाडों पर कोई आरोप लगा दें। लेकिन इतनी खबर जरूर है कि वो लेटर वायरल होने के बाद पूरी दिल्ली की जुडिशरी में उथल पुथल मच गई, हाहाकार मच गया, क्योंकि बड़े बड़े नाम शामिल थे। ये पूरा लेटर पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि हर एक कदम पर यदि आपके पास पैसा है तो पूरा सिस्टम आपके साथ खड़ा है, मिलाड लोग लौट जाएंगे, पूरी जुडिशरी आपके लिए काम करेगी। डीलर फिक्सिंग की ऐसी कहानी और ऐसे गंभीर कथित आरोप इसमें लगाए गए जो बेहद चिंताजनक है। पत्र में इन सारे आरोपों की जांच की मांग की गई थी। यह भी लिखा गया था कि प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर गृह मंत्रालय, आईबी, सीबीआई, ईडी सभी को यह पत्र भेजा गया है, लेकिन लेटर लिखने वाले ने अपनी पहचान नहीं बताई। जाहिर सी बात है, इतने बड़े बड़े लोगों पर इतने बड़े बड़े आरोप लगेंगे तो अपनी पहचान कौन बताएगा? उसको भी तो अपनी जान बचानी है, जहां अरबों का मामला है। इसलिए न तो हमने आपको लेटर दिखाया और न ही किसी कथित घूसखोर और बिके हुए न्यायिक अधिकारी का नाम बताया। हम भी इसे थोड़ी देर के लिए अफवाह मान लेते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में दिल्ली की तमाम अदालतों से आने वाले फैसले और आदेश यानी पूरा क्रियाकलाप यदि देखेंगे तो लगता है कि वो लेटर अफवाह तो नहीं हो सकता। वो जो पत्र का धुआं था उसके पीछे आग जरूर है। अभी कल ही सेंगर मामले में किसी ने लिखा था कि यहां तो कम से कम 50 से 100 का मामला हो सकता है। हालांकि हम इसे भी अफवाह मान लेते हैं, मगर इतने पढ़े लिखे जज साहब लोग यदि एक विधायक को लोक सेवक न माने तो क्या ही कहा जाए। यूं समझिए कि माँ बाप अपने बेटे को बेटा मान रहे हैं, बेटा माँ बाप को अपना माँ बाप मान रहा है, मगर अदालत में बैठे मिलाड लोग माँ बाप को बेटे का अभिभावक मानने को तैयार नहीं है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? इसीलिए वो लेटर मुझे अचानक से याद आ गया। और आपको खबर तो मिली गई होगी कि सेंगर मामले में सीबीआई सुप्रीम कोर्ट जाने वाली है तथा सजा का सस्पेंशन जो हुआ है उसका विरोध करेगी, यानी कुल मिलाकर यह मामला सुप्रीम कोर्ट जाना तय है। अब सवाल यह है कि पिछले दिनों जब एक निचली अदालत के जज ने कोई फैसला दिया तो रिटायरमेंट से 10 दिन पहले उनको अदालत जाना पड़ा अपने निलंबन के खिलाफ, और सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत कह रहे थे कि रिटायरमेंट से पहले जज लोग छक्का लगाने लगते हैं, ये ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, यानी रिटायर होने से पहले बड़े बड़े फैसले देने लगते हैं। ठीक नहीं है। मगर दूसरी तरफ से सवाल ये उठा कि न्यायिक फैसले को लेकर किसी जज को सस्पेंड कैसे किया जा सकता है? आपको फैसला मंजूर नहीं है, गलत लगता है तो उसके खिलाफ ऊपरी अदालत में जाइए। यह कैसे हो सकता है कि उन्हें सजा दे दी जाए? अब सवाल यह है कि अगर निचली अदालत के एक जज को सजा दी जा सकती है किसी गलत फैसले के कारण या फिर विवादित फैसले के कारण, तो फिर क्या हाई कोर्ट के इन 2 जजों को भी सजा दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस द्वारा या फिर किसी अन्य द्वारा? क्योंकि इनका तर्क तो चौतरफा सवालों के घेरे में है। वैसे इस मामले पर जनता का रिएक्शन जैसा आया है, खासकर सोशल मीडिया पर जितना बवाल मचा है, सवाल उठे हैं, उसने सत्ता को बैकफुट पर आने के लिए मजबूर किया है। उधर उन्नाव की पीड़िता ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी से मुलाकात की और कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मुझे अपना केस लड़ने के लिए एक अच्छी मजबूत लीगल टीम दिलवा दीजिए, यानी वकील चाहिए। और इसके कुछ घंटों बाद ही खबर आई कि सीबीआई खुद इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएगी। अब लोग कह रहे हैं कि गांधी परिवार पीड़िता के साथ खड़ा न हो जाए और देश में एक अलग संदेश न चला जाए कि ये परिवार पीड़िता के साथ है और मोदी सत्ता पीड़िता के खिलाफ नजर आ रही है। इसलिए गुजराती जोड़ी ने सीबीआई को आगे कर दिया। वैसे आपको याद दिला दें, निर्भया मामले में आज भी निर्भया की मां राहुल गांधी और इस परिवार का धन्यवाद करते हुए थकती नहीं है और दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले की भी उन्होंने खूब आलोचना की है। वैसे अपने फैसले में यानी इस आदेश में इन मिलाडों ने कई सारे ऐसे तर्क दिए जो सवालों के घेरे में है। उन्होंने ये तक कह दिया कि पीड़िता और उसके परिवार पर कई बार खतरा हुआ, आगे भी खतरा है, उनको सुरक्षा दी जाए, लेकिन उनको खतरा हो सकता है इसलिए सेंगर को जेल में नहीं रखा जा सकता। आप सोचिए कि देश में जितने भी इस तरह के लोग हैं, चाहे राम रहीम हो, चाहे आसाराम हो, चाहे सेंगर ही क्यों ना हो या फिर कोई अन्य हो, इन सब के केस में गवाहों पर कितना खतरा होता है। बार बार गवाहों को डराने, धमकाने और उनको निपटा देने की यानी जान से मार देने के आरोप इन सब पर लगे हैं। क्या ये भी अदालत में बैठे लोग नहीं देख पाते? बहरहाल आप जनता भी सवाल करिए, बार बार सवाल करिए कि जिस दौर में जजों के यहाँ करोड़ों रुपए पकड़े जाते हो और उन्हें कोई सजा भी न मिले, उस मामले की जांच भी न हो कायदे से, उस दौर में जज भगवान तो नहीं हो सकता। हर एक फैसले की समीक्षा होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, पता लगाया जाना चाहिए कि सेंगर मामले में इन 2 मिलाडों ने आगे पीछे कौन कौन सी तैयारियां की हैं,
3 महीने पहले जब बहस खत्म हो गई थी तो फैसला 3 महीने तक क्यों रोका गया, और इन 3 महीनों में ये लोग किस किस से मिले, कहां कहां गए और कौन कौन से गुल खिले, क्योंकि बिना गुल खिले ऐसा फूल खिलना दूर की कौड़ी नजर आती है। बहरहाल विश्वगुरु से मिलिए। यूपी की राजधानी लखनऊ में इन्होंने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का इनॉग्रेशन किया है। इस जगह पर जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्तियों का अनावरण किया गया। बड़ी बड़ी मूर्तियां लगाई गई, 65-65 फीट की ऊंची मूर्तियां लगाई गई। एक एक मूर्ति का वजन 42-42 टन है। 65 एकड़ के क्षेत्रफल में 230 करोड़ की लागत से बनाया गया है, यानी 2.25 अरब से भी ज्यादा रुपया खर्च किया गया। किसकी जेब से? आपकी। और तो और इस कार्यक्रम में भी हुजूर विपक्ष को कोसना नहीं भूले। कहने लगे कि पहले एक्के परिवार की मूर्ति लगती थी। सवाल है कि जिन 3 मूर्तियों को अभी इन्होंने इनॉग्रेट किया है वो किस परिवार की हैं? एक्के परिवार की तो हैं, संघ परिवार। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि यूपी में बहन जी की सरकार के दौरान जब मूर्तियां लगी तो जो मीडिया, जो सरकारी अमला और न्यायपालिका तक टूट पड़ा था वो आज कहां गायब है? क्या किसी ने सवाल किया या जांच करने का प्रयास किया या जांच की मांग किया कि इसमें जो 230 करोड़ रुपया खर्च हुआ है वो वाजिब है क्या? पैसे के हिसाब से काम हुआ है क्या? क्या किसी ने सवाल किया कि टैक्स पेयर्स का पैसा इस तरह से मूर्तियों में क्यों खर्च किया गया? उत्तर प्रदेश की गिनती गरीब राज्यों में है। खुद प्रधानमंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री बार बार रट्टा लगाते हैं कि यूपी में लगभग 15 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन बांटा जाता है। अब आप लोग कल्पना करिए कि जिस राज्य में करोड़ों लोग, 15 करोड़ लोग मुफ्त राशन के भरोसे जिंदा हैं, यानी 5 किलो के लिए 100-150 के राशन के लिए लाइन लगाने को तैयार है, उस राज्य में अगर 2.25 अरब रुपए से भी ज्यादा की मूर्ति खड़ी की जा रही है, 230 करोड़ की मूर्ति लगाई जा रही है, तो राज्य की और राजनीति की प्राथमिकता क्या है? बहन जी की चौतरफा आलोचना करने वाले आज अपनी जबान में लोबान डालकर क्यों बैठ गए? अरे भाई मुंह खोलो, कुछ तो बोलो। मगर सबको पता है आज बोलेंगे तो सिर्फ तारीफ निकलेगी, सवाल नहीं, आलोचना नहीं। आप मीडिया में भी देखिए तो चौतरफा खूब तारीफ ही हो रही है, सवाल गायब है। तो सोचने वाली बात यह है कि बहन जी की मूर्ति और भाजपा की मूर्ति में फर्क क्या है? फर्क क्या है? तो इसका जवाब है कि फर्क है जाति का। बहन जी की मूर्तियों में जो दिखते हैं वो दलित हैं, और प्रधानमंत्री ने जिन मूर्तियों का अनावरण किया है, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिन मूर्तियों को बनवाया है, उनमें से ज्यादातर एक जाति विशेष के लोग हैं, और उसी जाति के लोग मीडिया से लेकर न्यायपालिका और पूरे सिस्टम में बड़ी संख्या में है। तो फिर सवाल करेगा कौन? ये बात जरा कड़वी है मगर सच है। तो फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि जनता का पैसा कहां खर्च हो रहा है, फर्क इस बात से पड़ रहा है कि जिसकी मूर्ति लग रही है वो कौन जाति का है। वैसे आज विश्वगुरु ने एक नया कारनामा भी किया है। क्रिसमस डे मनाने चर्च में डायरेक्ट पहुंच गए, और जैसे ही हुजूर का चर्च में जाकर क्रिसमस डे मनाने वाला वीडियो सामने आया, लोगों को याद आ गया कि ओहो, अभी तो केरल और गोवा में चुनाव है ना, और इन दोनों ही राज्यों में ईसाई लोग बड़ी संख्या में हैं, इसलिए क्रिसमस डे तो मनाना ही था। वैसे हुजूर ने आज जिस रंग का ड्रेस पहना था ना, कभी कभी तो खुद फादर लग रहे थे। वो अलग बात है कि एक तरफ हुजूर चर्च में जाकर आराधना कर रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, वीडियो बनवा रहे हैं, दूसरी तरफ इन्हीं की विचारधारा के पाले हुए नफरती चिंटू खोज खोज के कहीं चर्च के सामने तो कहीं ईसाइयों से संबंधित किसी भी स्थान पर हरि बोल का गाना गा रहे हैं। हुजूर जिस लखनऊ में मूर्तियों का अनावरण करने पहुंचे, उसी लखनऊ में हजरतगंज चौराहे पर कुछ चिंटू टाइप के लोग पहुंच गए और हरि बोल चिल्लाने लगे। लखनऊ से कविश अजीज ने यह वीडियो शेयर किया है, देख लीजिए। बाकी देश भर में ईसाइयों के खिलाफ नफरती चिंटू क्या क्या नहीं कर रहे हैं, इसकी ढेर सारी कहानियां पिछले दिनों हमने आपको दिखाया। वैसे एक बात और याद दिला दें, हुजूर ने आज भाषण भी दिया है, और भाषण में यह भी कहा है कि ईसाई समुदाय से मेरा बहुत पुराना नाता है। क्या समझे? पुराना नाता है, इसलिए क्योंकि जल्द ही 2 राज्यों में चुनाव है जहां पर ईसाई वोट जरूरी है। बाकी चिंटू यूं ही आग लगाते रहेंगे और उनके मालिक इसी तरह टोपी पहनाते रहेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।